हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बोर्ड गेम गुरु। मेरा नाम लव है और आज हम सीखने वाले हैं 1 to 6 प्लेयर्स का गेम स्टार ट्रेक पैनिक, जो कि एक क्लासिक गेम कैसल पैनिक पर बेस्ड है। इस कोऑपरेटिव गेम में आप स्टार ट्रेक टीवी सीरीज के आइकॉनिक कैरेक्टर्स जैसे कैप्टन कर्क, स्पॉक और यूएसएस एंटरप्राइज के बाकी क्रू मेंबर्स का रोल प्ले करोगे। अपना मिशन कंप्लीट करने और गेम जीतने के लिए आपको साथ मिलकर काम करना होगा। इस गेम में आपको अपनी शिप को एलियन थ्रेट से डिफेंड करना है, कुछ टास्क पूरे करने हैं और सिविलाइजेशंस को एक्सप्लोर करना है। तो चलो टेबल पर चलते हैं और सीखते हैं स्टार ट्रेक पैनिक। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सेटअप करने के लिए सबसे पहले गेम बोर्ड को टेबल के सेंटर में रख दो। आगे बढ़ने से पहले बोर्ड को थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि सारा एक्शन यहीं होने वाला है। बोर्ड पर आपको कुछ कलर कोडेड रिंग्स दिखेंगी जो अलग अलग रेंज रिप्रेजेंट करती है। ग्रीन रिंग ये है हमारी लॉन्ग रेंज, पर्पल रिंग ये है मीडियम रेंज और ब्लू रिंग जो है शॉर्ट रेंज। इसके साथ ही बोर्ड 6 नंबर्ड फेसिंग्स या सेक्टर्स में डिवाइडेड है। बेसिकली एनिमीज बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो उन्हें हमें इन रेंजेस में ही रखना है। बोर्ड पर आपको एक कंप्लीटेड मिशन एरिया भी दिखेगा, जहां हम ये मिशन सक्सेस इंडिकेटर्स रखेंगे और कुछ स्पेशल थ्रेड टोकन्स के लिए रिमाइंडर भी दिए गए हैं। अब एंटरप्राइज शिप को उसके बेस में इंसर्ट कर दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने यहां किया है। इसके बाद बेस के एज पर जो 6 स्लॉट्स हैं उसमें एक एक शील्ड पीस लगा दो। हर सेक्शन यानी शिप की फेसिंग के लिए एक शील्ड। अब इस एंटरप्राइज असेंबली को बोर्ड के एकदम सेंटर में रख दो। इसे ऐसे अलाइन करो कि जो शिप की दो फ्रंट फेसिंग्स हैं वो सेक्टर 1 और 6 की तरफ हो, कुछ इस तरह। अब आगे बढ़ते हैं बाकी सेटअप के साथ। इस गेम में आपको 31 थ्रेड टोकन्स मिलेंगे जो 3 साइडेड होते हैं। इनमें से ज्यादातर एनिमी शिप्स होते हैं, जैसे क्लिंगॉन्स, रोम्यूलन्स और थॉलियंस। अब ये 3 थ्रेड टोकन्स ढूंढो: थॉलियन, रोम्यूलन बैटल क्रूजर और क्लिंगॉन बैटल क्रूजर। ये नंबर्स इन शिप्स की डिफेंस वैल्यू दिखाते हैं। अब इन्हें बोर्ड पर लॉन्ग रेंज के सेक्टर 1, 3 और 5 में रैंडमली रख दो। याद रखो, इनकी हाईएस्ट डिफेंस वैल्यू एंटरप्राइज की तरफ होनी चाहिए। बाकी सारे टोकन्स को थ्रेड टोकन बैग में डाल दो। इसके बाद हर प्लेयर को एक कैरेक्टर रोल कार्ड असाइन कर दो। आप चाहो तो मिलकर चूज कर सकते हो या रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। हर कैरेक्टर की अपनी एक यूनिक स्पेशल एबिलिटी होती है। ये पावर्स बहुत काम आती हैं और आप इन्हें अपने टर्न के दौरान यूज कर सकते हो गेम बदलने के लिए, जिसे हम आगे देखेंगे। ये एंटरप्राइज कार्ड्स हैं। इन्हें अच्छे से शफल करो और हर प्लेयर को कार्ड्स डील करो। कार्ड्स की क्वांटिटी प्लेयर्स के हिसाब से होगी। 1 से 2 प्लेयर्स के लिए 6 कार्ड्स, 3 से 5 प्लेयर्स के लिए 5 कार्ड्स और 6 प्लेयर्स के लिए 4 कार्ड्स। क्योंकि मैं इसमें 3 प्लेयर गेम सिखाने वाला हूं, तो हर प्लेयर को 5 कार्ड्स डील करेंगे। ये एक कोऑपरेटिव गेम है, तो कार्ड्स को एक दूसरे से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप ओपनली खेल सकते हो। रिमेनिंग कार्ड्स को बोर्ड के पास फेस डाउन रख दो एज अ ड्रॉ डेक और साइड में डिस्कार्ड पाइल के लिए जगह छोड़ दो। अब मिशन कार्ड्स को शफल करके बोर्ड के पास रख दो और उसके साथ मिशन टाइमर और थ्रेट फायरिंग क्विक रेफरेंस गाइड रख दो। अब एक मिशन रैंडमली ड्रॉ कर लो और उसके मिशन पैरामीटर्स पढ़ लो। यहाँ आपको पता चलेगा कि कोई एक्स्ट्रा सेटअप, टोकन्स या टाइम लिमिट की ज़रूरत है या नहीं, और साथ ही मिशन ऑब्जेक्टिव्स भी ध्यान से पढ़ लो। अब ये डाई और बाकी टोकन्स को बोर्ड के साइड में रख दो ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन्हें यूज़ कर सकें। और हर प्लेयर के सामने ये टर्न ऑर्डर रेफरेंस कार्ड रख दो। अब लास्ट में चूज कर लो कि कौन सा प्लेयर फर्स्ट टर्न लेगा। गेम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, यानी आपके लेफ्ट वाले प्लेयर की नेक्स्ट टर्न आएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट, जब गेम शुरू होता है तो फर्स्ट प्लेयर अपने टर्न के फेज 1 और फेज 2 यानी ड्रॉ अप और रिवील न्यू मिशन को स्किप करेगा।
सीधा फेज 3 यानी ट्रेड अ कार्ड से गेम स्टार्ट होगा। इन 7 फेजेस को हम थोड़ी देर में डिटेल में देखने वाले हैं। और बस आप मिशन पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। स्टार ट्रेक पैनिक एक कोऑपरेटिव गेम है। इसमें आप यूएसएस एंटरप्राइज के आइकॉनिक क्रू मेंबर बनते हो और आपका काम है कि साथ मिलकर 5 ईयर मिशन पूरा करना और शिप को एनिमीज और एलियन इनकाउंटर से बचाना। आपको 5 मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने होंगे और उसके बाद बोर्ड में बचे हुए थ्रेड टोकन्स को क्लियर करना होगा। ये करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि एंटरप्राइज का कम से कम एक हल सेक्शन इंटैक्ट रहे। लेकिन अगर एनिमी अटैक से एंटरप्राइज के 6 हल सेक्शंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो एंटरप्राइज कोलैप्स हो जाएगा और सारे प्लेयर गेम हार जाएंगे। तो ये गेम में बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है। आपको मिशन भी पूरा करना है और एंटरप्राइज को भी बचाना है। आपकी टर्न में ये 7 फेजेस परफॉर्म होंगे। याद रखो, इनका सीक्वेंस हमेशा वही रहेगा जो इस टर्न ऑर्डर रेफरेंस कार्ड में दिया गया है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट फेज से, जो है ड्रॉ एंटरप्राइज कार्ड्स। जैसे मैंने पहले भी बताया है, गेम की शुरुआत में फर्स्ट प्लेयर इस फेज को स्किप करेगा। इस फेज में एक्टिव प्लेयर अपने हाथ में तब तक कार्ड्स ड्रॉ करता है जब तक कि उसकी हैंड लिमिट पूरी ना हो जाए। 1 से 2 प्लेयर्स के लिए 6 कार्ड्स, 3 से 5 प्लेयर्स के लिए 5 कार्ड्स और 6 प्लेयर्स के लिए 4 कार्ड्स। अगर आपके पास पहले से ही लिमिट जितने कार्ड्स हैं तो आप इस फेज में नए कार्ड्स नहीं ड्रॉ कर सकते। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको एंटरप्राइज कार्ड्स ड्रॉ करने हैं लेकिन ड्रॉ डेक खत्म हो गया है, तो बस डिस्कार्ड पाइल यानी यूज किए हुए कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लो और नया डेक बना लो। अब आप वहां से कार्ड्स ड्रॉ करना कंटिन्यू कर सकते हो। अब चलो एंटरप्राइज कार्ड्स को डिटेल में समझते हैं। गेम में कई तरह के कार्ड्स होते हैं जो आपको शिप को डिफेंड करने और मिशन को पूरा करने में मदद करते हैं। सबसे पहले आते हैं हिट कार्ड्स। इनका काम है एनिमीज पर अटैक करना। फेजर्स और फोटोन टॉर्पीडोज हमारे मेन वेपन्स हैं। फेजर्स एक डैमेज डील करते हैं और ये अलग अलग सेक्टर्स और रेंजेस में काम कर सकते हैं। और फोटोन टॉर्पीडोज ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये 2 डैमेज देते हैं, लेकिन याद रखो ये सिर्फ फ्रंट सेक्टर्स के थ्रेट्स को ही टारगेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट रूल, एक हिट कार्ड से आप सिर्फ एक ही एनिमी को डैमेज दे सकते हो और कार्ड तभी काम करेगा जब उसका फेसिंग और रेंज एनिमी की लोकेशन से एग्जैक्ट मैच करे। यानी लॉन्ग रेंज फ्रंट फेजर्स सिर्फ इस एनिमी को डैमेज डील करेंगे। जो एनिमी साइड में है या रियर में है उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद आते हैं रिसोर्स कार्ड्स। 5 ईयर मिशन के दौरान शिप को नुकसान तो होगा ही, तो यहाँ काम आते हैं डायलिथियम और ट्राइटेनियम कार्ड्स। और ये कैसे काम करते हैं ये हम आगे देखेंगे। और एंड में आते हैं अदर कार्ड्स। ये कार्ड्स डायरेक्टली अटैक तो नहीं करते, लेकिन ये आपके एक्स्ट्रा कार्ड्स ड्रॉ करने में या ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स देने में मदद करते हैं जिससे मिशन कंप्लीट करना आसान हो जाए। एंटरप्राइज डेक के बहुत सारे कार्ड्स का एक ऑल्टरनेट यूज भी होता है। उन्हें आप सिर्फ अटैक के लिए ही नहीं बल्कि मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए भी यूज कर सकते हो एज अ डिवीजन क्रेडिट, जो 4 टाइप के होते हैं। येलो कमांड डिवीजन, ब्लू क्रॉस मेडिकल डिवीजन, रेड इंजीनियरिंग डिवीजन और ब्लू सर्कल साइंस डिवीजन। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब आते हैं फेज 2 पे, जो है रिवील न्यू मिशन। यहां हम चेक करते हैं कि क्या नया मिशन शुरू करने की जरूरत है या नहीं। गेम की शुरुआत में फर्स्ट प्लेयर को यह फेज स्किप करना होगा। और अगर गेम के दौरान आपका करंट मिशन अभी तक इनकम्प्लीट है तो बस इस फेज को स्किप करो और सीधा फेज 3 पर चले जाओ। लेकिन अगर पिछले टर्न में आपने ये मिशन कंप्लीट कर लिया था तो अब एक नया मिशन कार्ड ड्रॉ करो। और अगर कोई एक्स्ट्रा सेटअप बोला गया है तो वो तुरंत कर लो। ये मिशंस आपसे कुछ भी करवा सकते हैं, जैसे शिप को मनूवर करना, डाई रोल करना या कार्ड्स को एज डिवीजन क्रेडिट्स कमिट करना, जो हम जल्द ही सीखने वाले हैं। हर मिशन कार्ड पर 4 मेन चीज़ें होती हैं। मिशन का नाम और डिस्क्रिप्शन,
इससे आपको ये पता चलता है कि स्टोरी में क्या हो रहा है। फिर है मिशन पैरामीटर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ सेटअप इंस्ट्रक्शंस होती हैं और स्पेशल रूल्स दिए होते हैं। ज़्यादातर मिशंस की एक लिमिट होती है, जिसे हम मिशन टाइमर कार्ड पर ट्रैक करते हैं। कुछ मिशंस में स्पेशल टोकन्स यूज होते हैं और कुछ मिशंस तो गेम का रूल ही बदल देते हैं। जैसे आप तब तक ट्रेडिंग या मनूवर नहीं कर पाएंगे जब तक मिशन खत्म ना हो जाए। उसके बाद है मिशन ऑब्जेक्टिव। ये वो कंडीशंस हैं जो आपको पूरी करनी है मिशन कंप्लीट करने के लिए। हो सकता है आपको स्पेसिफिक कार्ड्स प्ले करना पड़े या कोई खास मनूवर करना पड़े। और लास्ट में है रिवॉर्ड। जैसे ही मिशन पूरा होगा आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। इस रिवॉर्ड को आपको तुरंत यूज करना होगा मिशन स्टेटस फेज के दौरान। आप इसे बाद के लिए बचाकर नहीं रख सकते। तो ध्यान रखो, सिर्फ एनिमीज को मारना काफी नहीं है। मिशंस कंप्लीट करना ही आपको जीत दिलाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट फेज की, जो है ट्रेड अ कार्ड। ये ऑप्शनल फेज है और इसमें एक्टिव प्लेयर अपने हाथ से कोई भी एक कार्ड दूसरे प्लेयर के साथ एक्सचेंज कर सकता है। ये ट्रेडिंग क्यों जरूरी है, इसके तीन मेन रीजंस हो सकते हैं। पहला, ऑप्टिमाइज द टर्न। मान लो कर्क के टर्न पे उसे इस क्लिंगॉन बैटल क्रूजर को हिट करने के लिए एक लॉन्ग रेंज फ्रंट फेजर कार्ड चाहिए जो उसके पास नहीं है। तो कर्क स्पॉक के साथ ये मल्टी रेंज फ्रंट फेजर वाला कार्ड एक्सचेंज कर सकता है। दूसरा, सेटअप द नेक्स्ट प्लेयर। अगले प्लेयर की मदद करने के लिए उसे अच्छा सा कार्ड दे सकते हो ताकि वो अपनी टर्न में दुश्मनों को हैंडल कर सके। और तीसरा, कंप्लीट अ मिशन। कभी कभी मिशन पूरा करने के लिए हमें खास कार्ड्स की जरूरत होती है, तो ट्रेडिंग वहां बहुत काम आ सकती है। याद रखो, आप एक ही कार्ड एक्सचेंज कर सकते हो, तो ट्रेड करते वक्त ध्यान रखना कि कौन सा कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, फेज 4, प्ले कार्ड्स एंड मनूवर। ये आपके टर्न का मेन हिस्सा है, जहां आप एनिमीज पर अटैक करते हो, शिप को रिपेयर करते हो और मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हो। कार्ड्स प्ले करने की कोई लिमिट नहीं होती है। जब तक आपके पास वैलिड कार्ड्स हैं, आप यूज कर सकते हो। कार्ड प्ले करने के बाद वो सीधा डिस्कार्ड पाइल में चला जाएगा। चलो अब समझते हैं कि हिट कार्ड्स कैसे काम करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डीलिंग अ डैमेज। जब आप एनिमी शिप पर अटैक करते हो तो उसका डिफेंस वैल्यू 1 से कम हो जाता है। इसे दिखाने के लिए आप उस थ्रेट टोकन को क्लॉकवाइज रोटेट करोगे अगले लोएस्ट नंबर पर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम गेम में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और ये क्लिंगॉन बैटल क्रूजर सेक्टर 6 के पर्पल रिंग में यानी मीडियम रेंज में है और उसकी डिफेंस वैल्यू 2 है। अब अगर कर्क ने ये मीडियम रेंज फ्रंट फेजर कार्ड प्ले किया है तो वो इस थ्रेड टोकन को क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा और डिफेंस वैल्यू 1 एंटरप्राइज की तरफ पॉइंट हो जाएगी। फिर है मल्टीपल अटैक्स। आप एक ही टारगेट पर मल्टीपल कार्ड्स प्ले करके बार बार अटैक कर सकते हो या अलग अलग टारगेट्स को चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये दो मीडियम रेंज फ्रंट फेजर और एनी फेसिंग फेजर्स को यूज करके या तो रोमुलन बैटल क्रूजर को डिफीट कर सकता हूँ या फिर एक कार्ड से थॉलियन को हिट कर सकता हूँ और दूसरे कार्ड से रोमुलन बैटल क्रूजर को हिट कर सकता हूँ। कुछ कार्ड्स तो सीधा 2 डैमेज या डायरेक्ट हिट भी देते हैं। और तीसरी चीज है डिस्ट्रॉइंग एनिमीज। जैसे ही किसी टोकन की डिफेंस वैल्यू 0 हो जाती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस टोकन को बोर्ड से हटा दो और थ्रेट डिस्कार्ड पाइल में रख दो। बस याद रखो, आपका कार्ड वही होना चाहिए जो दुश्मन की फेसिंग और रेंज से मैच करे। यानी मैं इस एनिमी शिप को इन चारों में से किसी एक कार्ड से हिट कर सकता हूं। अब कॉम्बैट तो हो गया, लेकिन जब एंटरप्राइज पर अटैक होता है तो हमें मेंटेनेंस और रिपेयर्स की जरूरत पड़ती है। इसके लिए यूज होते हैं रिसोर्स कार्ड्स। पहले बात करते हैं एंटरप्राइज रिपेयर करने की। रिपेयर का मतलब है डैमेज इंडिकेटर को हटा देना। ये हैं डैमेज इंडिकेटर्स। इसे शील्ड डैमेज इंडिकेटर बोलते हैं और इसे हल डैमेज इंडिकेटर बोला जाता है। अगर आपकी कोई शील्ड डैमेज हुई है
तो एक डायलिथियम कार्ड प्ले करके आप वहां से डैमेज शील्ड इंडिकेटर हटा सकते हो। अगर हल सेक्शन डैमेज हुआ है तो एक ट्राइटेनियम कार्ड यूज करके आप वहां से डैमेज्ड हल इंडिकेटर हटा सकते हो। अब बात करते हैं एंटरप्राइज रीबिल्ड करने की। अगर कोई शील्ड या हल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो आपको एक डायलिथियम और एक ट्राइटेनियम दोनों कार्ड्स को साथ में प्ले करना होगा। इससे आप या तो एक शील्ड किसी भी एक स्लॉट में वापस लगा सकते हो या किसी एक डिस्ट्रॉयड हल इंडिकेटर को एंटरप्राइज से हटा सकते हो। इन्हें डिस्ट्रॉयड हल इंडिकेटर कहा जाता है। फिर आते हैं अदर स्पेशल कार्ड्स। मैं इन्हें डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन बोर्ड पर कंट्रोल बनाने के लिए आपके पास ये कुछ स्पेशलाइज कार्ड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब याद रखो, फेज 4 में आप सिर्फ दुश्मन पर अटैक ही नहीं करते, जबकि आपको मिशन कंप्लीट करने पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए एक स्पेशल कंसेप्ट है जिसे कहते हैं कमिटिंग कार्ड्स एज डिवीजन क्रेडिट्स। मिशन को पूरा करने के लिए अक्सर आपको स्पेसिफिक सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कमांड, साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिकल। ज्यादातर एंटरप्राइज कार्ड्स के नीचे ये स्मॉल आइकन होते हैं जो ये बताते हैं कि वो कौन सा क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। अगर मिशन कार्ड कहता है कि आपको 2 कमांड क्रेडिट्स चाहिए, तो आप अपने हाथ से वो कार्ड्स निकालकर मिशन कार्ड के पास रख दो। ध्यान रहे, इन्हें डिस्कार्ड पाइल में नहीं डालना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक कार्ड को आप या तो उसके मेन इफेक्ट जैसे अटैक या रिपेयर के लिए यूज कर सकते हो या उसे मिशन के लिए कमिट कर सकते हो। आप एक ही कार्ड से दोनों काम नहीं कर सकते। ये कार्ड्स मिशन के पास तब तक रखे रहेंगे जब तक मिशन या तो कंप्लीट नहीं हो जाता या फेल नहीं हो जाता। एक बार मिशन का स्टेटस चेक हो जाए तभी ये कार्ड्स डिस्कार्ड पाइल में जाएंगे। तो टीम के साथ डिस्कस करो, क्या ये कार्ड्स अटैक करने के लिए जरूरी है या मिशन पूरा करने के लिए कमिट करना बेटर रहेगा। कार्ड्स प्ले करने के अलावा आपको फेज 4 में शिप को पायलट भी करना होगा। इसे मनूवरिंग कहते हैं। ये मिशन कंप्लीट करने और एनिमीज से बचने के लिए बहुत जरूरी है। एक्टिव प्लेयर अपने टर्न में सिर्फ एक ही बार मनूवर कर सकता है। ये आप कार्ड्स प्ले करने से पहले, बाद में या बीच में कभी भी कर सकते हो। मनूवर करने के 2 तरीके हैं। पहला है क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। आप पूरी शिप असेंबली को किसी भी डायरेक्शन में एक सेक्टर यानी एक फेसिंग रोटेट कर सकते हो। इससे यह हो सकता है कि जो दुश्मन आपके साइड में था वो शायद अब आपके फ्रंट टॉर्पीडोज के सामने आ जाए। दूसरा है फॉरवर्ड। अब क्योंकि शिप बोर्ड पर फिजिकली आगे नहीं बढ़ सकता, तो फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाने के लिए हम टोकन्स को शिप के पास लेके आते हैं। इसमें आप दोनों फ्रंट फेसिंग्स यानी सेक्टर्स में जितने भी टोकन्स हैं उन्हें एक सेक्टर क्लोजर मूव करोगे। याद रखो, इससे सिर्फ फ्रंट फेसिंग वाले टोकन्स ही मूव होते हैं, बाकी सेक्टर वाले मूव नहीं होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट रूल, अगर आप फॉरवर्ड मूव करते हो और कोई दुश्मन पहले से ही शॉर्ट रेंज यानी ब्लू रिंग में है, तो अगर उस सेक्टर में शील्ड लगी हुई है तो दुश्मन बोर्ड नहीं कर पाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर वहां शील्ड नहीं है तो वो दुश्मन सीधा बॉर्डर बन जाएगा और आपके शिप के अंदर आ जाएगा। बॉर्डर्स का कंसेप्ट हम जल्द ही सीखने वाले हैं। तो मनूवर करने से पहले ये ध्यान से देखो कि एनिमी टोकन कहां है और आपकी शील्ड की कंडीशन क्या है। मनूवरिंग एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन आप हमेशा शिप को मनूवर नहीं कर पाओगे। रूल बुक के हिसाब से ऐसे 3 सिनेरियोज हैं जहां मनूवर करना मना है। पहला है हल डैमेज। अगर एंटरप्राइज के 3 या उससे ज्यादा हल सेक्शंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो शिप इतनी डैमेज हो गई है कि वो मनूवर नहीं कर सकती। पहले उसे रिपेयर करना होगा। दूसरा, मिशन पैरामीटर्स। कुछ मिशंस ऐसे होते हैं जिनके रूल्स में साफ लिखा होता है कि आप इस मिशन के दौरान मनूवर नहीं कर सकते, जैसे यहां। तो मिशन कार्ड को ध्यान से पढ़ लो। और तीसरा केस है थोलियन शिप। अगर कोई थोलियन शिप हमारी शॉर्ट रेंज यानी ब्लू रिंग में आ गई है तो वो शिप को लॉक कर देती है और आप मनूवर नहीं कर सकते। गेम में इसके लिए एक रिमाइंडर टोकन भी दिया गया है। अगर इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन आती है
तो इसे एंटरप्राइज शिप में अटैच कर दो ताकि सबको पता रहे कि मनूवर करना मना है। अब आता है फेज 5 यानी चेक मिशन स्टेटस। इस फेज में हम देखते हैं कि क्या हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा या नहीं। बेसिकली यहाँ 3 सिनेरियोस हो सकते हैं। पहला है इनकम्प्लीट मिशन। अगर आपने सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं किए हैं तो गेम नॉर्मल चलता रहेगा। लेकिन याद रखो, अगर मिशन पर टाइम लिमिट है तो आपको टाइमर मार्कर को एक स्टेप पीछे करना होगा। दूसरा है कंप्लीटेड मिशन। अगर आपने सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे कर लिए हैं तो मिशन कंप्लीट माना जाएगा। तो सबसे पहले जो कार्ड्स आपने मिशन के लिए कमिट किए थे उन्हें डिस्कार्ड पाइल में डाल दो। फिर मिशन कार्ड पर लिखा हुआ रिवॉर्ड तुरंत क्लेम कर लो। उसके बाद मिशन में यूज हुए टोकन्स को उनकी पाइल में वापस रख दो। और अब इस कंप्लीटेड मिशन कार्ड को बोर्ड के साइड में रख दो और ये मार्कर बोर्ड के कंप्लीटेड मिशन एरिया में रख दो। और इस तरह हमें ऐसे 5 मिशंस कंप्लीट करने हैं। और तीसरा है फेल्ड मिशन। अगर टाइमर 0 पर पहुंच जाता है और आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए तो मिशन फेल हो जाएगा। तो उसके कार्ड्स भी डिस्कार्ड पाइल में चले जाएंगे। और इस फेल्ड मिशन कार्ड को मिशन कार्ड के बॉटम में डाल दो। इसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता और ये आपके 5 मिशंस के गोल में काउंट नहीं होगा। तो ध्यान रखो, टाइमर 0 होने से पहले ही मिशन पूरा करने में समझदारी है। अब आते हैं फेज 6 पर, थ्रेट्स मूव एंड फायर यानी एनिमीज की बारी है। फेज 6 में बोर्ड पर जितने भी थ्रेट्स या एनिमी शिप्स हैं वो एंटरप्राइज की तरफ बढ़ेंगे और हमला करेंगे। सबसे पहले हर दुश्मन एक स्टेप क्लोजर मूव करेगा। लॉन्ग रेंज वाले मीडियम रेंज पर जाएंगे और मीडियम रेंज वाले शॉर्ट रेंज पर आएंगे। और अगर कोई एनिमी शिप ऑलरेडी शॉर्ट रेंज पर है तो वो वहीं रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी जब तक वहां शील्ड है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई एनिमी शिप शॉर्ट रेंज पर है और शील्ड डिस्ट्रॉयड हो चुकी है तो वो एनिमी शिप बॉर्डर बन जाएगी और शिप में घुस जाएगी। बॉर्डर का कंसेप्ट हम जल्द ही सीखने वाले हैं। मूवमेंट के बाद सारे एनिमीज एक साथ एंटरप्राइज पर फायर करते हैं। हर एनिमी शिप एक डैमेज डील करती है उस सेक्टर को जहां वो खड़ी है। अब हम देखते हैं कि एंटरप्राइज डैमेज कैसे लेता है। एंटरप्राइज शिप के 6 सेक्टर्स हैं। हर सेक्टर में एक शील्ड और एक हल होता है। जब भी शिप को हिट लगता है हम वहां एक डैमेज इंडिकेटर रखते हैं। पहला हिट शील्ड पर इंडिकेटर रखता है और दूसरा हिट उस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर फेज 6 में ये 2 टोकन शिप की तरफ मूव होते हैं तो ये दोनों एनिमी शिप्स 1 बाय 1 एंटरप्राइज पर फायर करेंगे। तो पहला हिट शील्ड पर ये इंडिकेटर रख देगा और दूसरे हिट से शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम उस शील्ड को बेस से हटा देंगे। और अगर शील्ड नहीं है तो डैमेज हल को जाएगा। पहला हिट हल को डैमेज करेगा और दूसरा हिट हल सेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये डिस्ट्रॉयड इंडिकेटर्स हैं। जब भी किसी डैमेज्ड हल सेक्शन पर हिट होता है तो हम हल डैमेज इंडिकेटर्स को इनसे रिप्लेस कर देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, मान लो रोमुलन बर्ड ऑफ प्रे जो कि 2 हिट देता है, उसने ऐसी फेसिंग पर हमला किया जहां की शील्ड उसने इसी टर्न में डिस्ट्रॉय कर दी। तो उस टर्न में बचा हुआ बाकी सारा डैमेज इग्नोर कर दिया जाएगा। वो डैमेज शील्ड को ओवरफ्लो करके हल तक नहीं जाएगा। हल को डैमेज तभी होगा जब एनिमी नए टर्न में दोबारा हमला करेगा। तो टेक्निकली एक शील्ड डिस्ट्रॉय होते होते उस टर्न के सारे अटैक्स अब्सॉर्ब कर लेती है। ये आपके शिप के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि एनिमी एंटरप्राइज के ऐसे हल सेक्शन पे हमला करे जो पहले से ही डिस्ट्रॉयड है। क्योंकि वहां अब कुछ तोड़ने के लिए बचा ही नहीं है तो डैमेज इंडिकेटर्स तो नहीं बढ़ेंगे लेकिन नुकसान बहुत भारी होगा। अगर ऐसा होता है तो हर उस हिट के लिए जो एक डिस्ट्रॉयड हल सेक्शन पर लगता है आपको एंटरप्राइज डेक से टॉप कार्ड निकालकर परमानेंटली गेम से बाहर करना होगा। तो इस केस में मैं एक कार्ड गेम बॉक्स में वापस रख दूंगा और इस केस में मैं 2 कार्ड गेम बॉक्स में वापस रख दूंगा। और ध्यान रहे ये कार्ड्स डिस्कार्ड पाइल में नहीं जाना चाहिए।
इसका मतलब है कि आपके पास रिसोर्स कम होते जाएंगे। और अगर आपका डेक इस तरह खाली हो गया है कि कोई और प्लेयर कार्ड्स ड्रॉ ही नहीं कर पा रहा है, तो एंटरप्राइज मिशन कंटिन्यू नहीं कर पाएगी और आप गेम तुरंत हार जाओगे। या अगर एंटरप्राइज के सारे 6 हल सेक्शंस डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, तो भी आप गेम हार जाओगे। तो ध्यान रखो, डिस्ट्रॉयड सेक्शंस को रीबिल्ड करना सिर्फ शिप बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने कार्ड्स बचाने के लिए भी जरूरी है। अब हम बॉर्डर्स की बात करते हैं। अगर फेज 6 के दौरान कोई एनिमी शिप शॉर्ट रेंज पर है और उस सेक्टर की शील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो वो एनिमी बॉर्डर बन जाएगा। जैसे ही थ्रेट बॉर्डर बनता है, उसका करंट डिफेंस वैल्यू तुरंत उस सेक्टर के हल सेक्शन पर डैमेज के रूप में अप्लाई हो जाएगा। डैमेज रिजॉल्व होने के बाद वो थ्रेट टोकन डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन अगर उस हल सेक्शन पर पहले से ही डिस्ट्रॉयड इंडिकेटर है, तो वही रूल अप्लाई होगा। आपको एंटरप्राइज डेक से उतने ही कार्ड्स परमानेंटली रिमूव करने होंगे जितना डैमेज हुआ है। बॉर्डर्स से बचने के लिए आप सिक्योरिटी टीम कार्ड्स का यूज करके डैमेज को कम कर सकते हो। इन कार्ड्स को आप किसी भी वक्त प्ले कर सकते हो डैमेज अप्लाई होने से पहले। हर एक सिक्योरिटी टीम कार्ड टोटल डैमेज को 1 से कम कर देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी प्लेयर सिक्योरिटी टीम कार्ड प्ले कर सकता है, भले ही उसकी टर्न ना हो। इस केस में हमने 3 कार्ड खोने से बचा लिए हैं। अब आते हैं हर प्लेयर के टर्न के आखिरी फेज पर, फेज 7, ड्रॉ 2 न्यू थ्रेट्स। टर्न खत्म करने के लिए आपको थ्रेड बैग में से 2 टोकन निकालने होंगे और उन्हें बोर्ड पर प्लेस या रिजॉल्व करना होगा। इन्हें एक एक करके ड्रॉ करो। ज्यादातर टोकन एनिमी शिप्स होते हैं। इन्हें प्लेस करने के लिए ये डाई रोल करो ताकि पता चले कि वो किस सेक्टर में आएंगे। थ्रेड टोकन हमेशा लॉन्ग रेंज यानी ग्रीन रिंग में ही एंटर करते हैं। टोकन रखते वक्त ध्यान रखो कि उसका हाईएस्ट डिफेंस वैल्यू हमेशा एंटरप्राइज की तरफ पॉइंट होना चाहिए। कुछ टोकन्स शिप नहीं होते, बल्कि इवेंट्स होते हैं। इन्हें बोर्ड पर नहीं रखा जाता। जैसे ही आप इन्हें ड्रॉ करते हो, इनका इंस्ट्रक्शन पढ़ो, इफेक्ट रिजॉल्व करो और फिर टोकन को डिस्कार्ड कर दो। अगर बैग खाली हो जाए, तो सारे डिस्कार्डेड थ्रेड टोकन्स को बैग में वापस डाल दो और ड्राइंग कंटिन्यू रखो। और अगर आप स्पॉक का रोल प्ले कर रहे हो, तो आपकी स्पेशल एबिलिटी यहाँ काम आती है। स्पॉक एक साथ 3 टोकन्स ड्रॉ करता है, उनमें से 2 रिजॉल्व करता है और एक वापस बैग में डाल देता है। इससे आप आने वाले खतरे को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये थे 7 फेजेस जो एक्टिव प्लेयर अपनी टर्न में सीक्वेंस में परफॉर्म करेगा। इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेक्स्ट प्लेयर अपना टर्न लेगा और गेम तब तक चलता रहेगा जब 5th मिशन कंप्लीट होके आप बोर्ड में बचे हुए थ्रेड टोकन्स हटाना लो। जैसे ही 5th मिशन कंप्लीट हो जाता है, आप नए थ्रेड टोकन्स ड्रॉ करना और नए मिशंस रिवील करना तुरंत बंद कर दोगे। अब बाकी बचे गेम के लिए आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, बोर्ड पर बचे हुए सारे थ्रेड टोकन्स को डिस्ट्रॉय करना। जब आखिरी एनिमी शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो प्लेयर्स गेम जीत जाएंगे और एंटरप्राइज सेफली वॉप कर पाएगी। लेकिन ध्यान रहे, 5 मिशंस कंप्लीट होने के बाद और अगर आखिरी एनिमी खत्म होने से पहले एंटरप्राइज के सारे 6 हल सेक्शंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो शिप कोलैप्स हो जाएगी और आप हार जाओगे। तो ध्यान रहे, कोऑर्डिनेशन बना के रखो और आखिरी एनिमी खत्म होने तक हार मत मानो। अब मैं आपको कुछ स्पेशल थ्रेड टोकन्स के बारे में बताता हूं। स्पेस में दुश्मन हमेशा सामने से हमला नहीं करता। कुछ थ्रेड्स ऐसे होते हैं जो क्लोक कर सकते हैं। इन्हें पहचानना आसान है। इन टोकन्स का बॉर्डर लाइट ब्लू डॉटेड पैटर्न वाला होता है। इनका बिहेवियर टर्न बाय टर्न बदलता रहता है। जब ये टोकन फेस अप होता है, तब ये नॉर्मल शिप की तरह बिहेव करता है। लेकिन फेज 6 यानी थ्रेट्स मूव एंड फायर फेज में ये शिप एक सेक्टर आगे बढ़ता है और फिर फ्लिप होकर फेस डाउन हो जाता है। इसका मतलब ये अब क्लोक्ड है। और जब भी आप किसी अनक्लोक्ड शिप टोकन को फ्लिप करके क्लोक करते हो, तो ध्यान रहे कि उसका डिफेंस वैल्यू वही रहे। जब शिप क्लोक्ड होती है, तो ये फायर नहीं करती। लेकिन याद रखो, क्लोक्ड शिप्स पर आप अटैक नहीं कर सकते।
और ना ही उन पर ट्रैक्टर बीम या फोर्स फील्ड जैसा कोई कार्ड असर करेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एंटरप्राइज मनूवर करके आगे बढ़ती है तो क्लोक्ड शिप्स अपनी जगह से मूव नहीं करती, और अगर कोई अनक्लोक्ड शिप शॉर्ट रेंज में है और वहां शील्ड है तो वो शिप वहीं रुक जाएगी और क्लोकिंग स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर वहां शील्ड नहीं है तो वो सीधा बॉर्डर बन जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्लोक्ड शिप्स सबसे बड़ा सरप्राइज देती हैं। फेज 6 यानी थ्रेट्स मूव एंड फायर फेज में क्लोक्ड शिप्स सीधा हमला नहीं करती, बल्कि पहले अपनी पोजीशन बदलती हैं। क्लोक्ड शिप की पोजीशन पता करने के लिए हम पहले ये डाई रोल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये शिप किस डायरेक्शन में मूव होगी। अगर रोल का रिजल्ट 1 या 2 है तो ये शिप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर रोल का रिजल्ट 3 या 4 है तो ये शिप उसी जगह रहेगी। और अगर रोल का रिजल्ट 5 या 6 है तो ये शिप काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो हमारे केस में डाई का रिजल्ट 1 है। इसका मतलब ये क्लोक शिप इस डायरेक्शन में मूव करेगी। उसके बाद इसे अनक्लोक करेंगे और अब ये शिप एंटरप्राइज पे तुरंत फायर करेगी। और अगर कभी ऐसा हो कि बोर्ड पर मल्टीपल क्लोक्ड शिप्स हों तो उन सभी शिप्स के लिए हमें सिर्फ एक ही बार डाई रोल करना है। एनिमी शिप्स में सबसे बड़ा खतरा है रोमुलन बर्ड ऑफ प्रे। रोमुलन बर्ड ऑफ प्रे बाकी शिप्स से काफी अलग और ज्यादा पावरफुल है। ये भी एक क्लोकिंग शिप है और इसकी एक और खास बात है, जहां बाकी एनिमी शिप्स सिर्फ एक डैमेज देती है, रोमुलन बर्ड ऑफ प्रे जब फायर करती है तो ये 2 डैमेज डील करती है। इसका मतलब है कि ये एक ही बार में आपकी शील्ड डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अगर मान लो कि आपकी शील्ड उस सेक्टर में नहीं है तो ये हल को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस एनिमी को इग्नोर मत करो। इसका 2 डैमेज अटैक आपके डेक को बहुत जल्द ही खाली कर सकता है अगर ये किसी डिस्ट्रॉयड हल सेक्शन पर लग जाए तो। फेज 7 में आप कॉमेट टोकन भी ड्रॉ कर सकते हो। कॉमेट्स नॉर्मल शिप की तरह वेट नहीं करते। ये डीप स्पेस से आते हैं और रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे ही आप कॉमेट ड्रॉ करते हो उसे तुरंत रिजॉल्व कर लो। पहले डाई रोल करो, ये देखने के लिए कि कॉमेट किस सेक्टर से एंटर कर रहा है। कॉमेट उस सेक्टर की लॉन्ग रेंज से सीधा एंटरप्राइज की तरफ आता है। रास्ते में अगर कोई एनिमी शिप है तो वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन मिशन टोकन्स और क्लोक शिप को कोई इंपैक्ट नहीं होगा। और जब कॉमेट एंटरप्राइज से टकराता है तो वो उसे 2 डैमेज डील करता है। और अगर शील्ड नहीं है तो डैमेज हल को लगेगा। इसके बाद कॉमेट टोकन डिस्कार्ड हो जाता है। और अगर मान लो गेम के किसी टर्न में कॉमेट किसी ऐसे हल सेक्शन से टकराता है जो पहले से ही डिस्ट्रॉयड है, तो आपको एंटरप्राइज डेक से टॉप 2 कार्ड्स परमानेंटली गेम से रिमूव करना होगा। अब हम बात करते हैं क्लिंगॉन कैप्टन्स के स्पेशल थ्रेट टोकन्स की। कैंग्स बैटल क्रूजर के आते ही सारे क्लिंगॉन शिप्स, चाहे वो अनक्लोक्ड हो या क्लोक्ड, तुरंत एंटरप्राइज पर फायर करते हैं। ये फेज 6 पे नॉर्मल फायरिंग के बाद एडिशनल स्टेप है। कोलॉट्स बैटल क्रूजर के आते ही सारे अनक्लोक्ड क्लिंगॉन शिप्स एंटरप्राइज की तरफ एक सेक्टर आगे बढ़ जाते हैं। और कोर्स बैटल क्रूजर के आते ही सारे क्लिंगॉन शिप्स अपना एक डिफेंस वैल्यू रीगेन कर लेते हैं। जो क्लिंगॉन शिप्स ऑलरेडी मैक्सिमम डिफेंस वैल्यू पर हैं वो ये स्टेप इग्नोर करेंगे। और हाँ, थ्रेट बैग में सिर्फ दुश्मन ही नहीं आते। कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप स्टार बेस टोकन भी ड्रॉ कर सकते हो। ये टोकन येलो बॉर्डर वाला होता है और ये कोई खतरा नहीं बल्कि आपकी मदद के लिए है। स्टार बेस कभी मूव नहीं करता और ना ही एंटरप्राइज पर फायर करता है। अगर आप किसी टर्न में एंटरप्राइज को मनूवर करके स्टार बेस को शॉर्ट रेंज में लाते हो तो वो दोनों तुरंत डॉक हो जाते हैं। जैसे ही आप डॉक करते हो आपको 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला है शील्ड रिपेयर। या तो 2 डैमेज्ड शील्ड रिपेयर कर लो या एक डिस्ट्रॉयड शील्ड को वापस रीबिल्ड कर लो। दूसरा हल रिपेयर। या तो 2 डैमेज्ड हल सेक्शन को रिपेयर कर लो या एक डिस्ट्रॉयड हल सेक्शन को रीबिल्ड कर लो।
और तीसरा, एक्स्ट्रा कार्ड्स। सभी प्लेयर्स डेक से एक नया कार्ड ड्रॉ करेंगे। एक बार रिवॉर्ड्स लेने के बाद स्टार बेस टोकन को डिस्कार्ड पाइल में डाल दिया जाता है। तो ये सारे रूल्स हैं स्टार ट्रैक पैनिक खेलने के। रूल बुक में सजेस्ट किया गया है कि आप अपनी पहली गेम में ये 2 मिशंस कंप्लीट करें, ताकि आप गेम के मैकेनिक्स को समझ सकें। और अगर आप गेम को अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं और गेम को और चैलेंजिंग बना सकते हैं। अब अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं जल्द से जल्द उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।